मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं को सुप्रभात। जैसा कि हम समास पढ़ रहे थे और समास की हमने भाग 1 जो कि YouTube चैनल पर आपको मिल गया होगा, उस पर अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं और आने वाली अगली वीडियो में आपको उस समस्या का निवारण मिल जाएगा। हमने तत्पुरुष समास को पहले पढ़ लिया है। अगला जो समास है हमारा, वह है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद आपको पता ही चल गया होगा, पहले मैं बता चुका हूं। पूर्व पद और उत्तर पद, जो पहला शब्द एक शब्द होता है उसमें जो पहला उसका भाग है वो होता है पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, ये उपमेय और उपमान क्या होता है। देखिए, वैसे तो इसमें लिखा हुआ है उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य। देखिए, आप विशेषण को तो जानते ही हैं, विशेषण क्या होता है, ठीक है, जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है, विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें उपमेय उपमान की, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, उपमान क्या होता है, उपमान वह होता है वह संबंध जिससे किसी की तुलना की जाती है। किसी से आप तुलना कर रहे हैं तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, उपमान, ठीक है। और जो उपमेय होता है जो तुलना के योग्य हो, जो तुलना के योग्य होता है वह होता है हमारा उपमेय, ठीक है। चलिए, आप डेफिनेशन पर इतना मत जाइए, हम इसकी थोड़ी सी पहचान की बात कर लेते हैं कि कर्मधारय को हम पहचानेंगे कैसे सर। तो देखिए, विग्रह करने पर, जब आप उसका समास विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में, मध्य बीच में, दोनों पदों के बीच में है जो या के समान, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अभी और आगे हम उदाहरण से इसको समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, यहां पर समस्त पद पहला क्या दिया है, चरण कमल, ठीक है। चरण कमल का मतलब कमल के समान चरण, ठीक है। किसी की हमने तुलना करी है किसी से कि जो उसके पैर हैं, उसके चरण हैं, वह कैसे हैं, कमल के समान हैं, ठीक है। ऐसी अगला उदाहरण हमारा समस्त पद क्या लिखा हुआ है, महादेव। महादेव मतलब महान है जो देव, ठीक है। मतलब देव तो बहुत है लेकिन एक देव क्या है जो है, मतलब यहाँ पर महान से उसकी तुलना कर दी गई कि वह कैसा है, देव महान है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है चंद्रमुख। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, कोई व्यक्ति है, विशेष है, उसका जो मुख है, उसकी मुख कैसा है, चंद्र के समान। उसकी तुलना कर दी चंद्रमा से कि उसका मुख इतना सुंदर है, कैसा, चंद्रमा के समान, चंद्र के समान, चांद के समान, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले समास पर जिसका नाम है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण अगर हम बात करें तो सब सीधी सी बात है कि उस शब्द में संख्या का प्रयोग शुरू में कर लिया गया हो, पूर्व पद संख्या हो, वहां द्विगु समास होता है। बहुत छोटे से इसकी ट्रिक है, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। मतलब जिस शब्द का प्रथम पद गिनती, गणना अथवा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ
या अन्य किसी की संख्या या समूह का बोध करवाता है तो ऐसे शब्दों को द्विगु समास कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस समास में शब्द में गिनती जैसे 1, 2, 3, ठीक है, और भी हो सकती हैं आगे, का प्रयोग होता है वहां द्विगु समास होता है। मैंने अभी भी बताया था आपको कि जहां भी आपको पूर्व पद में संख्या मिल जाए वहां द्विगु समास होता है। उदाहरण पहला दिया है समस्त पद त्रिलोक। अगर इसका हम समास विग्रह करें, त्रि का मतलब होता है क्या हमारा, तीन। आपको पता होगा त्रि मतलब तीन, ठीक है। तो तीन लोकों का समाहार। एक चीज इसमें याद रखनी है, जब भी इसका समास विग्रह करते हैं तो लास्ट में अंतिम में आपको का समाहार या का समूह लगाना है, ठीक है। तो इसमें हमने लगाया का समाहार। समाहार मतलब उसका एक होना, ठीक है, इकट्ठी चीज, इसके लिए हम बोलते हैं समूह कह सकते हैं, समाहार कह सकते हैं। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तीन लोकों का समूह या तीन लोकों का समाहार। ऐसी अगला दोपहर, दोपहर दो पहरों का समूह। उसके बाद पहर, आप जानते हैं पहर मतलब समय, ठीक है। दो समय हमारे ऐसे जिसका हमने उसको हम बोलते हैं दोपहर। दोपहर किसके लिए बोलते हैं, जिसमें ना तो दिन हो मतलब सुबह होती है ना हमारी रात होती है, बीच का पहर होता है, तो उसे हम दोपहर कह देते हैं। ऐसी हमारा अगला उदाहरण है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सात आप जानते हैं, सिंधु भी आप शायद जानते होंगे। सिंधु का मतलब होता है हमारा समुद्र, ठीक है। सात समुद्रों का समूह, सागर कह सकते हैं हम यहाँ, सागर का समूह, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। अगला आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है हमारा, देखिए शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इसमें आपको नहीं मिल रही हो देखने को, तो आप उसे लिख भी सकते हैं। द्वंद्व समास के लिए जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान, दोनों प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान हो तथा शब्द का विग्रह करने पर और लगा सकते हैं हम, या लगा सकते हैं, एवं लगा सकते हैं, तो ऐसे शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण की बात करें हम, अभी देखते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक पहचान लिखी हुई है कि आप उसमें और भी पहचान कैसे कर सकते हैं कि वह द्वंद्व समास है या नहीं है। देखिए दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपने विराम चिन्हों में पढ़े होंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है पर हमेशा नहीं। बहुत उदाहरण ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें योजक चिन्ह ना भी लगा हो, लेकिन फिर भी 99% हम कह सकते हैं कि योजक चिन्ह का यहाँ प्रयोग होता है। साथ ही द्वंद्व समास में प्रथम पद व दूसरा पद एक दूसरे के विरोधाभासी, विरोधाभासी का मतलब कह सकते हैं हम कि विलोम होते हैं। ये चीज़ बहुत याद रखने की है कि द्वंद्व समास में जो शब्द होंगे वो एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, द्वंद्व अर्थात दो शब्द, गुण, पदार्थ या स्थितियां जो परस्पर विरोधी हों। देखिए हो सकता है कि कोई ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के विलोम हैं, गुण हो सकते हैं, पदार्थ हो सकता है या कोई स्थिति हो सकती है, ठीक है। अर्थात इस समास में ऐसे प्रथम पद और उत्तर पद का प्रयोग होता है जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है। कुछ और भी मैंने इसमें ऐड किया है बाद में, इसको अभी पढ़ते हैं, उससे पहले हम उदाहरण को जानेंगे। पहला उदाहरण दिया है ठंडा, योजक चिन्ह लगा हुआ है, गर्म। देखिए आप जानते हैं ठंडा का अगर हम विलोम करें तो वो गर्म आएगा, ठीक है। तो सीधा सा एक तो हमें ये पता चल गया कि विलोम है तो मतलब द्वंद्व समास है, और करने के लिए समास विग्रह उसमें क्या कर देंगे, या और का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। ठंडा या गर्म, ठीक है। या और का प्रयोग करने के लिए आप सोच रहे होंगे सर यहाँ और लगाएं या लगाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि ठंडा गर्म मतलब ठंडा या गर्म, ठंडा और गर्म, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपको ये वाक्य के अनुसार भी होता है कि जो सुटेबल होता है, जो सही होता है, वहां पर उसका प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, देवासुर, ठीक है। देखिए इसमें आप अगर देखें संधि विच्छेद करके देखें इसका, तो देव प्लस असुर,
आसुर, ठीक है। असुर, असुर आप जानते हैं कौन होते हैं, ठीक है, राक्षस प्रजाति जिसे हम बोलते हैं, असुर जिन्हें बोला जाता है। और देव आप जानते ही हैं, देवता। अब आप समझ गए होंगे कि शब्द तो एक है सर, यहाँ पर योजक चिन्ह तो नहीं लग रहा, लेकिन देवासुर, ठीक है, दो एक शब्द जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, जोड़ के समस्त पद लिखा गया है, उसमें आप देख रहे हैं कि वो दोनों शब्द कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं, भले ही यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग ना किया गया हो, तो इसलिए इसको लिखा देव और असुर। ऐसी अगला बिल्कुल सिंपल योजक चिन्ह लगा है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अगला उदाहरण नदी नाले, नदी और नाले, ठीक है, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला चलते हैं हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं हमारे, देखिए, जिस समस्त पद पूर्ण शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें क्या होता है, कोई भी पद हमारा प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब कि यहाँ पर तीसरा पद और भी आएगा, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई दो शब्द मिलकर ऐसे नए शब्द का निर्माण करें, या हम कह सकते हैं तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, जो कि उन शब्द के बारे में ना बताकर जिनसे कि नए शब्द का निर्माण हुआ है, किसी और ही व्यक्ति या वस्तु विशेष की विशेषता को बताते या दर्शाते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। छोटी सी अगर हम बात करें दो लाइनों में, तो यहाँ पर सीधा है कि जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो वहाँ पर कोई भी हमारा पद जो होगा वह यहाँ पर प्रधान नहीं होगा, बल्कि हमारा यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति वस्तु किसी का नाम निकलेगा, तो वो विशेष होगा जिसको प्रधान यहाँ पर माना जाएगा, तब ये होगा बहुव्रीहि समास। उदाहरण देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम। देखिए, पहला लिखा है नीलकंठ, 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 नील आप जानते हैं नीला, कंठ आप जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। तो नीला है कंठ जिसका, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है इसमें, अभी केवल समास विग्रह किया है, कोई भी पद यहाँ प्रधान नहीं हुआ। प्रधान होगा कब, नीलकंठ हम बोलते किसके लिए हैं, आप जानते होंगे, हम बोलते हैं नीलकंठ शिव के लिए, शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो शिव व्यक्ति निकल के आया, व्यक्ति नाम निकल के आया किसी का, ठीक है, वैसे देवता का नाम है लेकिन हम इसे व्यक्ति में रखते हैं, तो हमने किसी का नाम निकाल दिया, यहाँ पे थर्ड व्यक्ति, थर्ड पर्सन हमें और यहाँ पर मिल गया, तो ये यहाँ पर प्रधान है। इसलिए याद रखना कि जहाँ पर थर्ड निकल रहा हो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। चौलड़ी, चौलड़ी आपने सुना होगा शब्द, ये ज़्यादातर प्रयुक्त होता रहता है घरों में भी, इसको चौलड़ी कर दो, दूलड़ी कर दो, ठीक है। द्विलड़ी मतलब दो लड़ी, चौलड़ी मतलब चार लड़ी, ठीक है। तो चार हैं लड़ियाँ जिसमें माला, माला बनती है जिसमें हमारी चार लड़ियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ वस्तु से बात की गई है। अगला उदाहरण दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आप जानते हैं रावण जिसके 10 आनन हैं, जिसके 10 मुख हैं, तो यहाँ पर रावण हो गया, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर यहाँ दशानन जो है ये संख्या में भी आ रहा है, ठीक है, और तो यहाँ पर ये तो आपका द्विगु समास भी हो जाता है। बिल्कुल आप सही हैं अपनी जगह कि दशानन 10 संख्या भी आ रही है इसमें, इसका वर्णन हम आगे करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से दशानन का लिखा हुआ है, दशानन 10 हैं आनन जिसके, अर्थात 10 सिर, आनन जिसके अर्थात रावण, ठीक है। एक चीज इसमें याद रखना, जब भी इसका समास विग्रह करो, है जिसके, है जिसमें, इस तरह के वर्ड का आखिरी में प्रयोग होता है जब भी आप समास विग्रह कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। देखिए इसमें यहाँ पर हमने उदाहरण को बहुत अच्छे से किया है एक्सप्लेन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जो दो समास दर्शाते हैं, जैसा कि अभी आपका दिमाग में आया होगा कि दशानन सर 2 हैं, हम इसमें से कौन सा करें। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले नीलकंठ की बात करें। नीलकंठ
नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। देखिए इसमें जो नियम लगते हैं, हमारा कर्मधारय वाला भी नियम लगता है, आप लगा के देख लीजिएगा, नीलकंठ में कर्मधारय वाले नियम भी हमारे लागू होते हैं। लेकिन सर इसे फिर कर्मधारय ना करके बहुर्वी करें या कर्मधारय करें, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुर्वी समास। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम इसके बारे में। दशानन, दश आननों का समूह, द्विगु समास। दशानन, दशयानन जिसके, अर्थात रावण, बहुर्वी समास। बिल्कुल मैंने आपको उसी तरह से लिख दिया जो आपके दिमाग में चीज आई होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है इनमें, तो आप देखिए इसमें क्या है। अब ऐसी स्थिति में ध्यान दें कि अगर समास विग्रह दिया गया है तो ज्ञात करें कि वह किस समास के नियमों का सर्वाधिक पालन कर रहा है। देखिए सर्वाधिक पालन की जब बात आ गई तो सर्वाधिक पालन में दशानन को अगर हम उठाएं देखें तो दशानन में हमारा थर्ड पर्सन भी 100% आ रहा है। तो ये पूरी तरह से बहुर्वी समास के नियमों का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर दशानन जो होगा वो बहुर्वी समास होगा। परंतु अगर सिर्फ शब्द दिया हो और पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, साथ ही विकल्प में दोनों ही समास हो, तो उस शब्द में क्या होगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी अवश्य आया होगा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर ऐड किया है कि सर अगर ऑप्शन में आ जाए कि आपको कौन सा इसमें से मतलब बताना है, एक ही बताना है ऑप्शन में, लेकिन आपने तो सर दोनों ही दे दिए, कर्मधारय भी दे दिया, बहुर्वी भी दे दिया, तो हम क्या करेंगे सर इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दशानन लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्मधारय भी है सम और बहुर्वी ही भी है, तत्पुरुष भी है, द्विगु भी है। देखिए आप पता है आपको तत्पुरुष भी नहीं है, द्विगु भी नहीं, और सॉरी हाँ तत्पुरुष भी नहीं है और द्विगु भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, माफी चाहूंगा, द्विगु समास भी है यहाँ पर, कर्मधारय समास भी है यहाँ पर और बहुर्वी समास भी है यहाँ पर। ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है, अर्थात रावण, बहुर्वी हमारा नियम ठीक होता है। द्विगु समास 10 आननों का समूह, बिल्कुल ठीक है ये भी। ठीक है, उसके बाद आता है 10 हैं जो आनंद, ठीक है, 10 हैं जो मुख, कर्मधारय में भी लागू हो रहा है ये तो सर। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है। अब यहाँ दशानन में द्विगु और बहुर्वी समास हैं, एक इसमें नहीं ऐड किया है, पर ऐसी स्थिति में आपका उत्तर बहुर्वी समास होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ गलत लिख गया है, क्योंकि बहुर्वी समास को सभी समासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में उत्तर हमेशा ही बहुर्वी समास होगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि बहुर्वी समास सबसे बड़ा होता है, तो उसको ही हम आंसर देंगे बहुर्वी समास। आपके क्लियर हो गए होंगे सारे समास। देखिए एक चीज़ हम पहले बीच में मिस कर चुके हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था द्वंद्व समास, वहाँ पर एक नोट मैंने खुद लिखा था, बाद में वो छूट गया था मेरे नोट्स में। देखिए लिखा हुआ है, जब योजक चिन्ह तो लगा है परंतु दोनों शब्द एक से हैं। अर्थात मैं बात करता हूँ कि आपने देखा सर योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन वह फिर भी कौन सा समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी विलोम नहीं हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अव्ययीभाव समास। उदाहरण, धीरे, योजक चिन्ह धीरे, इस तरह का आपने शब्द देखा, आप तुरंत इसको बोलेंगे सर ये तो द्वंद्व समास है, जबकि आपने ये नहीं देखा कि ये एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको अव्ययीभाव समास करना होगा। जो अव्ययीभाव समास अभी हमने नहीं पढ़े हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास को। तो इस चीज़ को याद रखना, एक से शब्द आपको जहाँ मिल जाएं, जैसे कि एक और उदाहरण में बात करूँ, दिनों दिन, दिनों दिन में अव्ययीभाव समास, दिन ही दिन में। धीरे धीरे का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना धीरे धीरे चलिए, बहुत धीरे चलिए। ठीक है, आपने सिंपल बोल दिया धीरे चलिए, तो अब यहाँ पर एक ये नहीं रहा कि हमें धीरे कितना चलना है। हो सकता है हम बहुत धीरे चल रहे हैं, हो सकता है हम जितना चल रहे थे उससे थोड़ा धीरे चल रहे हैं, लेकिन जब हमने कह दिया धीरे धीरे तो मतलब बहुत धीरे, आपको धीरे, बहुत धीरे चलना है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अव्ययीभाव समास की ओर। एक स्लाइड में मिस कर चुका था पहले, जो ये स्लाइड है, ठीक है,
ये स्लाइड सबसे पहले ही था, इसमें अव्ययीभाव समास, मैं इसको मिस कर चुका था। मैंने आगे से तत्पुरुष समास से आपकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसके कुछ उदाहरण का वर्णन मैं पहले भी कर चुका था, जैसे कि आजन्म का, प्रतिदिन का। ठीक है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब भी आप अगर नोट्स बना रहे हैं अपने। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें था वो था अव्ययीभाव, जो मैंने डाला हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहला या आखिरी, हमें केवल समासों को जानना है, तो हम सबसे आखिरी में ही ले लेते हैं अव्ययीभाव समास। देखिए, शब्द से ही पता पड़ता है अव्ययीभाव, अव्यय का भाव। ठीक है, समास क्या होते हैं पढ़ते हैं इसे हम। जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो। अव्यय क्या होते हैं आपको यही नहीं पता होगा, अभी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग, कारक, काल आदि के कारण भी कोई परिवर्तन न आए, अर्थात ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं हम? अव्ययीभाव समास कहते हैं। सबसे अच्छा है, डेफिनेशन को ना छोड़कर हम अगर इसकी पहचान की बात करें, पहला पद जो होगा हमारा, उसमें कुछ उपसर्ग लगे हुए होंगे। ठीक है, कुछ हम कह सकते हैं शब्द लगे हुए होंगे, जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ठीक है, इस तरह के कुछ उपसर्ग जिन्हें हम बोलते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं हमारे? आपको अच्छे से पता होगा, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि उपसर्ग जो लगते हैं वो हमारे लगते हैं शब्द से पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में। तो इस चीज़ का याद रखना। सबसे शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं हम इसको कि उपसर्ग जहाँ लगे हों, ठीक है, पहले उपसर्ग जहाँ लगे हो तो वहीं आप उस शब्द को, समस्त पद को देख के ही पहचान लोगे कि यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। ठीक है, अगर मैं पहले उदाहरण की बात कर चुका था इनके की, लेकिन फिर दोबारा मैं उसकी बात करता हूँ उदाहरण की। तो देखेंगे हम कि देखिए जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर पहला जो पद है और उत्तर पद है, मतलब पूर्व पद भी है और उत्तर पद भी है। तो पहला जो पद है हमारा वो क्या दिया हुआ है? प्रति, और दूसरा पद क्या दिया है? दिन। ठीक है, मतलब प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन। ऐसी आजन्म, आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर, मतलब कि आपका जो आजन्म है जन्म से लेकर है, इसमें जो आ लगा हुआ है वह क्या है? यहाँ उपसर्ग है। ऐसे प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है। इनसे हम और भी शब्द बना सकते हैं, प्रतिदिन, प्रत्येक। ठीक है, तो इस तरह से और शब्द भी हम बना सकते हैं। तो ये शब्द हमारे सब किस में आते हैं? समस्त पद अव्ययीभाव समास में। समास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई परेशानी रहती है समास को लेकर तो आप मुझे कमेंट में अपनी परेशानी लिख सकते हैं, उसको अगली वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए अगली आने वाली वीडियो में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। एक कुछ समास होंगे, आपको उनको करना है। अगर उनके में भी आपको कोई परेशानी आती है तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसका जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसका आंसर्स जो होंगे वो भी आपको अगली ही वीडियो में मिल जाएंगे। आप उसको मैच कर सकते हैं। अगर गलत होता है और आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।